साथियों, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं शत्रुघ्न सर और आज की क्लास में साथियों आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर आए हैं। आप सभी को पता है 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक आपका पेपर होगा, तो मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट प्रश्न लाते हैं। तो इस क्लास में साथियों आपको हर क्लास की तरह 50 प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें साथियों आपको कम से कम जो है 35 प्रश्न राइट करना है। तो ये आपके टारगेट को दिया गया है, आप कमेंट के माध्यम से इन टारगेट को बताइएगा। साथ में आप पेपर पेन लेकर बैठिए और हर एक प्रश्न को बारी से हल करने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले हम शुरू के 15 रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्न को करेंगे, जिसमें कि कम से कम आपको 12 राइट करना है। तो देखते हैं साथियों आप इन 15 प्रश्न में रीजनिंग के कितने प्रश्न राइट कर सकते हो, और जो प्रश्न आपसे हल होगा आप जो है वीडियो को रोककर भी हल करने का प्रयास कीजिएगा। तो ये आज की क्लास का पहला प्रश्न है। इसमें कहता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा 9 का संबंध 90 के साथ है, 5 का संबंध 30 के साथ है, तो 10 का संबंध किनके साथ होगा। जो पैटर्न आप इन दोनों के साथ लगाइएगा वही पैटर्न सेम आपको यहाँ पर भी लगाना है। यदि हम 9 को 10 से गुना कर देंगे, यदि हम साथियों 9 को 10 से गुना कर देंगे तो 9 ढंग 90 होगा, और यहाँ पर 5 को 6 से गुना कर देंगे तो 5 छके 30 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी साथियों पैटर्न को लगाना था। तो देखो 9 था तो 9 के आगे नंबर 10 था तो 10 से गुना किया गया। 5 था, 5 के अगला नंबर 6 होता है, 6 से गुना किया। यहाँ 10 है, 10 के अगला नंबर 11 होगा, तो 11 गुना आप 10 कीजिएगा तो 110 होगा। और 110 कहाँ पर है साथियों, तो 110 विकल्प सी में दिया गया है, तो सी आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। अब कितना सोचेगा सर, क्या ये लॉजिक नहीं लग रहा था क्या, 9 का वर्ग करते, 9 का वर्ग 81 होता, जिसका वर्ग किए उसी को आप प्लस कर दो तो 81 और 9 यहाँ से आपको 90 मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी 5 का वर्ग की करते तो 25 होता, 25 में आपको 5 जोड़ना था तो ये आपका 30 हो जाता। सेम साथियों यहाँ पर भी करते 10 का वर्ग 100 होता, और 100 में आपको 10 को जोड़ना था तो भी आपका 110 राइट आंसर होता। यानी आपका यहाँ से सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। इसमें कहता है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों आपको बताना है इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त हो सकती है। तो ध्यान से आप क्वेश्चन को देखिए और समझिए बारी बारी से। तो यहाँ पर आप देखोगे साथियों तो कहोगे कि 11 से हम 20 पर जाते हैं तो प्लस यहाँ पर 9 किया गया। फिर देखो 20 से 23 पर जाओगे तो यहाँ पर प्लस जो है 3 किया गया। 23 से 44 पर जाओगे तो साथियों यहाँ पर आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा। इसलिए आप क्या करो, एक छोड़ कर देखो। 11 गुना 2 करेंगे 22 होगा, 22 में 1 को जोड़ देंगे 23 होगा। 23 गुना 2 करेंगे 46 होगा, 46 में 1 को जोड़ देंगे 47 होगा। 47 गुना 2 करेंगे 94 होगा, 94 में 1 को जोड़ेंगे तो 95 होगा। इससे आप बाहर निकल जाओगे, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वो संख्या प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो अब आगे जो नंबर छोड़े थे आप उनको जरा ध्यान से देखो। 20 से आप 40 पर जाते हो तो 20 गुना आप 2 कीजिएगा 40 होगा,
40 में 4 को जोड़िएगा 44 होगा। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ पर 44 गुना 2 करते हैं, 44 गुना 2 88 होगा। 88 में आप 4 को जोड़िएगा तो 92 होगा। सेम पैटर्न आपको यहाँ भी लगाना था। 92 गुना 2 कीजिएगा तो ये आपका जो है 2 दूना 4 और 9 दूना 18, 184 होगा। 184 में 4 को जोड़िएगा तो 188 आएगा। आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 188 प्राप्त होगा। 188 देखिएगा ए विकल्प में दिया गया है, तो साथियों आपका ए यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 3 का आंसर दीजिएगा। और मैं बता दूं साथियों, हम आपके लिए 2026 में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पीडीएफ को तैयार किए हैं। यदि आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं। इनके लिए आपको साथियों 59 रुपीज़ पेमेंट करेगा और आप इन पीडीएफ को लेकर अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे से आप हल कर सकते हैं। तो ज़रूर आप इन पीडीएफ को साथियों परचेज करें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें। प्रश्न संख्या आपका 3 कहता है विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ध्यान से आप देखा जाए तो विलुप्त संख्या यहाँ पर है। तो सबसे पहले आप दिमाग लगाओ, यहाँ पर नंबर जेड जो है, जेड का नंबर यहाँ से 26 होता है। फिर देखो ओ का नंबर 15 होगा और के का 11 होगा। इन दोनों के जोड़ेंगे तो आकर ये भी आपका 26 मिलेगा। उसी प्रकार डी का नंबर 4 होगा, यू का नंबर 1 होगा, 1 का नंबर 1 होगा। तो इन सभी को भी आप आपस में ऐड कीजिएगा तो साथियों ये भी यहाँ से 26 ही मिल पा रहा है। तो सेम पैटर्न आप यहाँ भी लगाओ। जे का नंबर 10, बी का नंबर 2, आई का नंबर 9, इन सभी को आप यहाँ से जोड़ो। 10 और 2 12, 12 और 9 आपको पता है कि 21 होगा। अब साथियों यहाँ पर हमको 21 में 5 को जोड़ना होगा तभी तो जाकर 26 मिलेगा। और 5 ABCD में जो है ई आता है। तो हम कह सकते हैं कि इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है ई आएगा। और साथियों ई कहाँ पर है? तो ई आपका विकल्प जो है डी में दिया गया है। तो डी आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। और साथियों यदि आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहा है तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कर लीजिएगा। और जितने भी आप सभी के पास स्टडी ग्रुप हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सभी ग्रुप में आप एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। तो ध्यान से आप प्रश्न संख्या 4 का आंसर दीजिएगा। का उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो बताइएगा ध्यान से इन प्रश्नों को। जैसे यहाँ पर मुद्रा है, मुद्रा के बाद रुपया है, रुपया के बाद अर्थव्यवस्था है। तो इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? तो देखो सबसे बड़ी चीज जो है अर्थव्यवस्था है। सबसे बड़ी चीज क्या है? अर्थव्यवस्था है। और अर्थव्यवस्था के अंदर जो है साथियों मुद्रा आते हैं। अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा आती है तो मुद्रा आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है मुद्रा के अंदर रुपया आ जाती है। मुद्रा के अंदर कौन आ जाती है साथियों? रुपया आ जाती है। तो इस प्रकार के डायग्राम जो हैं आप यहाँ पर देखिएगा विकल्प ए में दिया गया है। तो ये आपके यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों ये आपके प्रश्न संख्या 5 है। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या को चुनिए। 4 विकल्प हैं जिसमें से 3
किसी ना किसी प्रकार समान होगा, जबकि एक अलग होगा। क्या आपको अभी किसी का स्क्वायर किसी का क्यूब नज़र आ रहा है? तो आप कहेंगे अभी तो किसी का स्क्वायर और क्यूब नज़र नहीं आ रहा है। तो साथियों, आप थोड़ा प्रश्नों को ध्यान से देखो। यदि आप सम और विषम के आधार पर प्रश्न को देखते हो तो साथियों, आपका यहाँ पर 2 विषम है और 2 सम है। तो सम और विषम के भी आधार पर नहीं बता सकते हो। तो आप इन सभी नंबरों को जोड़ो, 5 2 7 7 1 8। इनको आपने ऐड किया, 8 हुआ। 6 और 4 क्या हुआ? 6 और 4 10 हुआ। फिर यहाँ पर ये 3 और 5 3 8, ये आपका 8 हुआ। 6 1 7 7 2 9, ये आपका 9 हुआ। तो ध्यान से अब देखा जाए तो डी वाले आपका अलग होगा। डी वाले क्यों अलग होगा? क्योंकि 3 आपका सम संख्या है और 1 आपका विषम संख्या है, इसलिए साथियों आपका यहाँ से डी जो है सबसे अलग और भिन्न होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 में कहता है, एक निश्चित कूट भाषा में अम ए अन को ओ जेड पी तथा एस ए एल ई को यू जेड एन भी लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में डब्ल्यू ओ आर डी को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो साथियों, जिसका भी कूट पूछा है आप उनको उतार लो। जैसे कूट पूछा अम ए एन का किसके साथ है? तो ओ जेड पी के साथ है। उसके बाद फिर यहाँ पर दिया है सेल, एस ए एल ई। साथियों, इसका कूट किसके साथ है? यू जेड एन और भी के साथ है। तो जो पैटर्न आप यहाँ पर लगाइएगा इसमें और इसमें, वही पैटर्न सेम आपको डब्ल्यू ओ आर डी में भी लगाना है। तो अम का नंबर 13, ओ का 15, यहाँ पर 2 प्लस किया। ए और जे आपस में अपोजिट नंबर हैं। एन का नंबर 14, पी का 16, यहाँ पर 2 प्लस किया। एस का नंबर 19, यू का नंबर 21, तो यहाँ पर साथियों प्लस 2 किया। ए और जेड आपस में अपोजिट नंबर हैं। एल का नंबर 12, एन का नंबर 14, तो यहाँ पर पुनः प्लस 2 किया। ई और भी आपस में अपोजिट नंबर हैं। एक चीज़ तो यहाँ से समझ में आ रहा है, जितने भी वॉवेल हैं वहाँ पर अपोजिट किया गया है, सिर्फ कंसोनेंट को छोड़कर। जहाँ जहाँ पर वॉवेल है वहाँ पर अपोजिट करना। तो डब्ल्यू का नंबर 23, 23 में 2 को जोड़ेंगे तो 25, 25 पर वाई आएगा। तो ये 2 विकल्प आपका गलत होगा। तो ओ आपके अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ओ वॉवेल है तो एल होगा। आर का नंबर 18, 18 2 20, 20 पर आपका टी होगा। डी का नंबर 4, 4 2 6, 6 पर आपका एफ होगा। तो साथियों वाई एल टी एफ राइट आंसर होगा। क्या सही जवाब आपका होगा? वाई एल टी एफ। यदि आप डी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके जो हैं सही आंसर हैं। डी क्या है साथियों? राइट आंसर है। आइए अब अगले प्रश्न को देखिएगा और इन प्रश्नों का आंसर आप पहले खुद से दीजिए। वीडियो को रोकिए और खुद से देने का प्रयास कीजिए। इसमें कहता है, एक ही पासे की 3 अवस्था दी गई हैं, तो संख्या 15 के विपरीत सतह कौन सी होगी? तो संख्या 15 के विपरीत पूछे, जिसका भी विपरीत पूछे आप पहले उसी को पकड़ो। 15 यहाँ पर है, 15 के साथ 3 और 20 हैं। क्या पहले पासे में 3 20 हैं? 3 है परंतु 20 नहीं है, इस पासे को छोड़ो। क्या तीसरे पासे में 3 20 है? नहीं है, आप इनको भी छोड़ो। फिर 15 यहाँ पर भी दिखाई देता, इन पासे के साथ 8 7 हैं। क्या पहले और दूसरे कहीं में भी 8 7 कॉमन है? नहीं है, तो आप छोड़ दो। अब साथियों, अब इन दोनों में आप ध्यान से देखो कॉमन। यदि आप कॉमन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आपको 3 कॉमन मिलेगा। इन 3 को पकड़िए और घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए। तो सबसे पहले आप 3 को लिखोगे,
3 के नीचे 8 को लिखा जाएगा, 8 के नीचे 12 को लिखा जाएगा। पुनः इन 3 को पकड़ना है और घड़ी की दिशा में घुमा देना है। 3 के सामने 3 लिखेंगे, उसके बाद फिर 8 के सामने 20 लिखा जाएगा, फिर 12 के सामने 15 लिखा जाएगा। तो याद रखिएगा 15 का अपोजिट पूछा था, तो 15 का अपोजिट क्या होगा? 15 का अपोजिट 12 हो जाएगा। और 12 देखिएगा ए वाले में है, तो साथियों आपका ए जो है बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा। अब आइए प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। तो ये आपके प्रश्न संख्या 8 वेरी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से आप इन प्रश्नों को हल कीजिएगा। इसमें कहा कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं आपको बताना है। तो हम आपको तरीका बताए हैं। यदि आपके पास इस तरह से इमेज मिलते हैं तो इनमें कुल 3 त्रिभुज होता है, और यदि आपके पास इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे तो साथियों इसमें आपको क्या करना है, नंबर डालना है 1 2 3 4 और इनका डबल कर देना, इनमें 8 होगा। तो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, और इस लाइन से यहाँ से देखा जाए तो ये 8 होगा, और सेम इधर भी 8 होगा। तो कितना हो गया, 8 और 8 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 तो आपने काउंट किए। 22 के बाद यदि आप इन दोनों को इधर से मिला दूँ तो साथियों आपका एक त्रिभुज बनेगा, और एक त्रिभुज यहाँ से भी मिला दो तो बनेगा। 2 यहाँ पर और बना, 2 के अलावा और बन रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा। तो एक आपका यहाँ से भी बनेगा, और फिर एक आपका यहाँ से भी बनेगा, 2 यहाँ से भी बना। उसी प्रकार आपका पुनः देखो साथियों, एक इधर से भी बनेगा और एक इधर से भी बनेगा। तो चारों साइड से मैंने काउंट किया, तो यहाँ पर कुल त्रिभुज 28 होगा। कुल कितने त्रिभुज हो जाएगा साथियों, तो कुल आपका जो है 28 त्रिभुज बनेगा। कुल कितने त्रिभुज बनेगा, तो 28 त्रिभुज बनेगा। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हैं। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आप 9 को देखिएगा। इसमें कहा निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। इस टाइप के कभी भी आपके पास प्रश्न आते हैं तो आप अक्षर और खाली स्थान को काउंट कीजिए। जैसे आप देखोगे ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो साथियों 16 है। 16 में किन किन संख्या से भाग जाएगा, 2 4 8। सिंपल समझो, भाग लगाने का मतलब होता है 2 4 8 के आप ग्रुप बना दो। जैसे यहाँ पर हमने 4 4 के ग्रुपों में काट डाला। अब देखो लास्ट में यहाँ पर खाली है, लास्ट में यहाँ पर पी है और यहाँ पर भी पी है। तो आप जहाँ जहाँ पर अंत में खाली है वहाँ पर आपको पी को डाल देना है। उसके बाद देखो पी के बाद यहाँ ओ है, पी के बाद ओ है, तो पी के बाद नहीं, पी के पहले। तो साथियों पी के पहले आपको क्या करना है, ओ डाल देना है। पी के पहले क्या किए, ओ डाल दिए। अब देखो ओ के पहले खाली है, तो ओ के पहले क्या है, ओ के पहले अन है, अन है, अन है। हर जगह ओ के पहले अन है। शुरू में आम है तो यहाँ पर भी आपको एम डालना है। शुरू में क्या है, आम है। तो साथियों अब आपने क्या क्या भरे, यहाँ से आपने पी को भरे, फिर देखो ओ और पी को भरे, फिर यहाँ से ओ को भरे, लास्ट में आपने आम और एन को भरे हैं। तो आप विकल्प को मिलाइए, PO एम एन। यदि आप देखिएगा बी वाले विकल्प में तो बी आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। बी क्या होता, राइट आंसर होता। तो चलिए अब आगे की ओर। प्रश्न संख्या आपके ये 10, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित होगी। जैसे यहाँ पर 2 हैं, इधर भी 2 होना चाहिए, पर विकल्प से 2 समीकरण को बदलना होगा। जैसे यहाँ पर देखा जाए
2 के जगह 0 रखेंगे, 0 के जगह 2 रखेंगे, तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। अब इनको आप हल कर लो, तो यहाँ से 7 को लिखेंगे माइनस 8 गुना 2 करोगे 16 होगा प्लस 9 होगा इज इक्वल टू आपका 0। 9 और 7 आपका प्लस होगा 16 माइनस 16, तो साथियों 16 माइनस 16 क्या होता है 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखा जाए तो ए आपके जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। हम उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हैं। तो चलिए साथियों अब आगे की ओर। ये आपके ब्लड रिलेशन के प्रश्न हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ध्यान से आप प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न में कहा एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। तो साथियों यहाँ पर हम एक महिला का इमेज बनाते हैं। ये कौन है महिला, महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। कौन कहा, राम ने कहा। वह मेरी माँ, ये कौन है, राम की माँ है। वह मेरी माँ की बेटी, यानी कि राम की माँ की बेटी। इस बात को समझिएगा, यानी कि इसकी बहन, इसकी कौन हो जाएगी, राम की बहन हो जाएगी। मेरी माँ की बेटी, माँ की ना बेटी है तो राम की तो बहन हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा। बेटी की बहन, यानी कि बेटी की क्या है, बहन। इसकी भी एक क्या है, सिस्टर है। बेटी की बहन वह महिला राम से किस प्रकार संबंधित है, राम ने इसको क्या कहेगा। तो साथियों सिंपल है, वह बहन लगेगी। कौन लगेगी, बहन लगेगी। बहन की बहन बहन ही होती है, इसलिए आपका ए जो है यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए साथियों अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 12 में कहता है कथन और निष्कर्ष के प्रश्न हैं। कथन में कहा सभी कुत्ते लाल हैं, समझने के लिए सभी कुत्ते काले हैं। समझने के लिए यहाँ से आपको कुत्ते लिख देना है। सभी कुत्ते क्या हैं, काले हैं। ठीक है, सभी कुत्ते जितने के जितने भी कुत्ते हैं सारे कुत्ते काले हैं। मैंने काली लिख दिया, KILI। समझने के लिए सिर्फ यहाँ पर साथियों लिखा जा रहा है। उसके बाद सभी बिल्लियों सफ़ेद हैं, जितने के जितने बिल्लियों हैं सारे बिल्लियों क्या है, सफ़ेद हैं। अब यहाँ से आपका निष्कर्ष देखो, कोई जानवर भूरा नहीं है। तो साथियों ये भूरा वाला का चर्चा कहाँ से होगा, ये तो आपका गलत हो जाएगा। कुछ जानवर काले और कुछ सफ़ेद हैं, तो काले और सफ़ेद के अंतर्गत आप कैसे कह सकते हो, ये भी गलत है। सभी जानवर या तो काले हैं या तो सफ़ेद हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये कुत्ता जो है, कुत्ता क्या है, सारे कुत्ते काले के अंदर हैं। और यहाँ पर कहा सभी जानवर या तो काले हैं या तो सफ़ेद हैं। और यहाँ पर बिल्लियों क्या है, सफ़ेद हैं। यानी आपका सी जो है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी क्या होगा साथियों, यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपके प्रश्न संख्या 13 है। यदि FIGHT को इस प्रकार और TEARS को इस प्रकार के रूप में लिखा जाता है तो STAGE को क्या लिखोगी। यहाँ पर आपने देखा अक्षर हैं, संख्या हैं, लेटर्स हैं, सारे चीज़ हैं साथियों। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको जो है इसी के पुट को देखना है। जैसे यहाँ पर S है और यहाँ पर भी S है, तो S के लिए उसने क्या लिया, तो साथियों लास्ट वाले को देखना। S के लिए उसने H को लिया, तो यहाँ भी H को लिखना है। फिर देखो T है, T के लिए उसने क्या लिया, तो T के लिए 4 लिया। T के लिए क्या लिया, 4, आपको यहाँ से 4 लेना है। फिर साथियों A है, A के लिए क्या लिया, तीसरा नंबर पर 8 है, तो यहाँ पर आपको 8 लेना है। पुनः यहाँ पर G है, तो साथियों G के लिए क्या है, G के लिए प्रतिशत है, प्रतिशत को रखना है। पुनः E है, E के लिए साथियों क्या लिया गया,
तो ई के लिए 5 लिया गया तो 5 को लेना है। तो H4 8% 5। यदि आप बी का चयन करते हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। बी क्या होगा साथियों? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर। तो ये आपके प्रश्न संख्या 14 है। इसमें कहता है कि 6 दोस्त के एल एम एन ओ और पी एक षष्ठभुजाकार मेज पर समान दूरी पर बैठे हैं। तो षष्ठभुजाकार है, मेज कैसा है? षष्ठभुजाकार है। तो आइए यहाँ पर हम मेज को षष्ठभुजाकार बना लेते हैं। तो ये आपके जो है षष्ठभुजाकार मेज बन गया। अब यहाँ पर सभी बैठा है। सभी क्या है साथियों? बैठा है समान दूरी पर। का के जो है पी के सामने है। के क्या है साथियों? के जो है पी के सामने है। तो मैंने के और पी को सामने बैठाया। फिर बोला ओ जो है अन के दाएं से दूसरा है। ओ क्या है? अन के दाएं से दूसरा है। यदि हम एन को यहाँ पर बैठाएंगे तो अन के दाएं से दूसरा ये हो जाएगा। आगे देखिएगा कहा अन जो है के और अल के बीच में बैठा है। अच्छा, यदि अन के और अल के बीच में बैठा है अन, तो साथियों अल को आप यहाँ पर बैठा दो। अल और के बीच में कौन बैठा है? अन बैठा है। फिर आगे का एम जो है पी के ठीक बाएं बैठा है। एम क्या है? पी के ठीक बाएं है। तो साथियों यदि पी अंदर की ओर देख रहा है, अंदर की ओर देख रहा है, तो पी के बायां तो ये वाला बनेगा। जबकि उसने कहा एम जो है पी के ठीक बाएं है। तो पी के ठीक बाएं कौन है? एम है। तो साथियों यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अंदर की ओर देखिएगा तो ये वाला आपका हटेगा, ये वाला यहाँ पर हटेगा। आप सबसे पहले अब इसी को बैठाओ। जैसे यहाँ पर कहा एम जो है पी के ठीक बाएं बाएं है, तो एम आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। क्योंकि ये भी देख लो अंदर की ओर देख रहा है या एक षष्ठभुजाकार में से समान दूरी पर बैठे। अच्छा, इसका मतलब कुछ नहीं बोला तो सभी अंदर की ओर ही देखेगा। उसके बाद साथियों फिर क्या कहा? एन जो है के और एल के बीच में बैठा है। के और एल के बीच में कौन बैठा है? तो एन बैठा है। तो साथियों एन को यहाँ पर बैठाओ और के को यहाँ पर बैठाओ। फिर कहा ओ जो है एन के दाएं से दूसरा है। यदि अंदर की ओर देखेगा तो दाएं से दूसरा, तो ओ यहाँ पर बन पा रहा है। तो साथियों ये आपका गड़बड़ हो रहा है ना। तो क्या करें? आप यहाँ पर के और पी को ही हटा दो। के और पी को यहाँ से हटा दो। तो साथियों मैंने यहाँ पर के को बैठाया, पी को यहाँ पर बैठाया। अब देखो का एम पी के ठीक बाएं बैठा है। पी के ठीक कौन बैठा है? बाएं। तो एम यहाँ बैठ जाएगा। ठीक, आगे पढ़िएगा। आगे कहा एन जो है के और एल के बीच में बैठा है। के और एल के बीच में कौन बैठा है? तो एन। तो एन को आप यहाँ बैठाओ और के को यहाँ पर बैठाओ, तब जाकर ये आपका सेटिस्फाइड होगा। एन के दाएं दूसरा ओ बैठा है। बिल्कुल ये आपके राइट अब की बार बना। प्रश्न में पूछा ओ के ठीक दाएं कौन है? तो साथियों आप देख सकते हो कि ओ के ठीक दाएं कौन है? तो ओ के ठीक दाएं एम होगा। ओ के ठीक दाएं कौन हो जाएगा? एम हो जाएगा। डी जो है आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा दिए गए आरेख में बसों की कुल संख्या कितनी है? सिर्फ बस, तो बस वाले ये हैं। इसके अंदर में जो भी आ रहा है सभी को जोड़ दो। 6 और 4 10, 10 3 13, 13 2 15। तो बसों की कुल संख्या कितना होगा? तो बसों की कुल संख्या 15 होगा। बसों की कुल संख्या कितना हो जाएगा साथियों? 15। यहाँ से देखा जाए तो भी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए साथियों आगे की ओर। अब इस जगह से मैं साइंस के प्रश्न को देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना रनिंग में हो सके आप सभी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा साथियों। प्रश्न का कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो राइट आंसर होगा स्टेपिज। और स्टेपिज हड्डी जो है कान में पाई जाती है। बी यहाँ से राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है
मानव शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम कहाँ संग्रहित रहता है? तो राइट आंसर होगा हड्डियों और दांतों में। यहाँ से सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 120 दिन। सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। विटामिन बी12 का अवशोषण किसकी सहायता से होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर। यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो साथियों राइट आंसर होगा राइबोसोम। बी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। ये जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में मुख्य भूमिका किस विटामिन की होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं साथियों। मैं आपको फिर से एक बार कह रहा हूँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि। ये आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? तो साइटिक तंत्रिका। बी आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा। आगे की प्रश्न, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। याद रखिएगा बी आपका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 7.4। यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा 7.4। एल्वियोलाइल किस अंग में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा फेफड़े। ये जो है साथियों बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। मानव शरीर में सबसे अधिक पुनर्जीवन क्षमता किस अंग में होती है? तो राइट आंसर होगा यकृत। ये जो है यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टेनर ने किया था। बी यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं से। सी आपके यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इनेमल। सी जो है यहाँ से आपका राइट आंसर होगा इनेमल। आरएच फैक्टर की खोज किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा रक्त समूह। ये जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? तो इंफीरियर वेना कावा। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तैयार भोजन का परिवहन पौधों में किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर होगा फ्लोएम। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। बी यहाँ से सही आंसर होगा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी मानी जाती है? तो शुक्राणु। ये जो है बिल्कुल सही आंसर होगा शुक्राणु। मानव शरीर का सबसे बड़ा लिम्फ अंग कौन सा है? तो पिलहा। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा पिलहा। हृदय की बाहरी परत क्या कहलाती है?
तो हृदय की बाहरी परत जो है एपिकार्डियम कहलाता है। सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। कॉर्निया में रक्त वाहिकाएं होती हैं। तो साथियों यहाँ पर आपके नहीं हो जाएगा, यानी बी आपके जो हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आंत। सी जो है बिल्कुल आपके सही आंसर होगा। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। मानव शरीर में सबसे अधिक संख्या किस प्रकार की कोशिकाओं की होती है? तो राइट आंसर होगा आरबीसी। ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। रक्त में ग्लूकोज का समान स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो राइट आंसर होगा इंसुलिन। बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? तो सेरिबेलम। बी जो है आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मनुष्य के गुणसूत्रों में कुल 46 संख्या होती है। सी जो है आपके राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, ये मैथ्स के प्रश्न है। इन्होंने कहा कि 100 आदमियों के लिए 13 हफ्तों का राशन व्यवस्था है। यदि 100 आदमी हैं तो इनके लिए 13 हफ्ता की राशन की व्यवस्था है। जब 30 आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं, यानी कि अब जो है आदमी की संख्या कितना हो गया 113, क्योंकि 130 हो जाएगा, क्योंकि पहले जो था 100 था लेकिन 30 आदमी और जुड़ गए। तो अब वह राशन कितना दिन तक चलेगा? तो साथियों यहाँ से आपको हल कर लेना है। 1 0 से 1 0 कटेगा, 13 से 13 कटेगा, इधर 10 इधर x आपने दिन को हफ्तों को माने थे। तो अब ये राशन 10 हफ्ते तक चलेगा। अब ये राशन कितने हफ्ते तक चलेगा? तो 10 हफ्ते तक चलेगा। ए जो है यहाँ से आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए साथियों अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न संख्या आपके 32 मैथ्स के हैं। कहा एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इसके परिमाप की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा परिमाप की लंबाई पूछा तो D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर, इस सूत्र को याद रखिएगा। तो 10 आप D1 के जगह रखोगे तो 10/2 कीजिएगा तो 5 होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। D2 12 रखिएगा, 24 रखिएगा, D2 के जगह ये 2 से कटेगा 24 तो 12 होगा। 12 का वर्ग कीजिएगा तो 144 होगा, इस पर रूट होगा। 25 और 144 जोड़िएगा तो ये आपका 169 होगा। 169 किसका है? तो साथियों ये आपका 13 का है, यानी आपका जो है डी यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा 120,10/90 का कितना प्रतिशत होगा? तो आप सभी को भी पता है का वाले भाग कहाँ जाता है? नीचे चला जाता है। अब ये 4 टर्म हुआ, 4 टर्म में पहला टर्म दोनों को लिखेंगे। 90 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, 10 आएगा नीचे। लेकिन प्रतिशत के लिए आपको 100 से गुना करना है। यहाँ से साथियों कट करोगे तो ये आपका 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट होगा। ये 45 दूना के 90 कट होगा, तो 45% आपके राइट आंसर होगा। और ये चीज आपने देखा डी में दिया गया है, तो साथियों आपके डी जो है बिल्कुल यहाँ से सही आंसर हो।
हम उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्नों को समझ चुके हैं। तो साथियों आप बताइएगा इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आप राइट किए। टारगेट था आपके 35 का, क्या आप इन टारगेट को पूरा किए? और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए साथियों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर आप ऑल कीजिएगा। तो आप अच्छे तरीके से आप मेहनत कीजिए, कुछ ही समय आपके पास बचा है साथियों, इसलिए आप जो है पूरी ताकत जी जान लगा दो इन क्लास के पीछे, एग्जाम के पीछे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।